है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इरेडा से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। रिपोर्ट में दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि इरेडा फंड रेस करने का प्लान कर रही है। फंड रेस के अगर हम साइज की बात करें तो वो हमें 3000 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, अप टू 3000 करोड़, यानी कि 3000 करोड़ तक। उससे कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम नंबर 3000 करोड़ तक होगा। इतना कंपनी फंड रेस आपको करती हुई नजर आ सकती है। इसको लेकर कंपनी की प्लानिंग अभी के टाइम पे चल रही है और ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट है, यानी कि सोर्सेस के जरिए सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? CNBC TV 18 ने। अब ये 3000 करोड़ का फंड रेस का जो प्लानिंग चल रहा है ये QIP के जरिए होने वाला है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। और जब भी कोई कंपनी QIP के जरिए फंड रेस करती है तो वहाँ पर कंपनी की जो प्रमोटर के स्टेक्स होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं। स्टेक्स के बेसिस पे कंपनी फंड रेस करती है और यहाँ पर फंड रेस का अमाउंट 3000 करोड़ है, यानी कि ठीक ठाक नंबर। QIP के थ्रू कंपनी अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करेगी। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर दोस्तों ये है कि इरेडा जो QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए रेस करने का प्लानिंग कर रही है, इसमें डिस्काउंट कितना रहने वाला है? तो डिस्काउंट के अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट 5% का डिस्काउंट यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया गया है अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो। और साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बनता है कि इरेडा ये 3000 करोड़ रुपए रेस कर रही है तो क्यों रेस कर रही है, इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न है क्या? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के एम के बारे में 2030 तक को लेकर, तो इंडिया एम कर रही है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को मीट करने का बाय 2030। अब इसमें कोई एक कंपनी ये एम को फुलफिल नहीं कर सकती। लाइक अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में, रिलायंस, अडानी, या फिर हम बात कर सकते हैं टाटा के बारे में, तो ये तीन कंपनी बोल सकते हैं सफिशिएंट नहीं है ये 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करने को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी को ज़रूरत होगी ये जो इंडिया का एम है उस एम को फुलफिल करने के लिए, जिसमें आपको वारी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको KPI ग्रुप की भी कंपनी देखने को मिलेगी। उसके अलावा रिलायंस, टाटा, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम तो आपको देखने को मिलेगा ही। बट दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सारी कंपनी तो लाइमलाइट में रहेगी, बट ये जो बिजनेस है ये काफ़ी बोल सकते हैं बड़े कैपिटल वाला बिजनेस है। तो यहाँ पर विदाउट फाइनेंसिंग चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी है नहीं, तो काफ़ी सारी कंपनी आपको फाइनेंसिंग वाला रोल भी प्ले करती हुई दिखेगी इस एम को अचीव करने के लिए। और वहाँ पर जो कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा वो इरेडा जैसी कंपनीज का दिखेगा। और अभी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी पार्टनरशिप किया था फाइनेंसिंग के लिए, जो वो एक्सपैंड कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। और अभी दोस्तों इरेडा से रिलेटेड जितनी भी फंड रेस की न्यूज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है ताकि इस बड़े मार्केट को वो कैप्चर करना चाहती है अपने फाइनेंस के रोल के तौर पर। और रिसेंटली IRFC ने भी इस मार्केट में उतरने का फैसला किया था और रिन्यूएबल कंपनीज को भी फाइनेंस करने का फैसला किया था। रिसेंटली उन्होंने लोन सैंक्शंस किया था NTPC ग्रीन को, जिससे रिलेटेड भी अपडेट्स हमने कवर किया था। तो यही सारी चीज़ों की वजह से इरेडा से रिलेटेड लगातार आपको फंड रेस की न्यूज़ सुनने को मिलती है। अब इरेडा इस बीच में नंबर्स भी काफ़ी सही दिखा रही है, बट नंबर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो 52 वीक हाई से 38% आपको ये कंपनी नीचे दिख रही है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब ये कंपनी IPO नहीं लाई थी तो उस टाइम कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो हमें सिंगल डिजिट में देखने को मिलता था। पोस्ट IPO कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो हमें डबल डिजिट तक जाता हुआ दिखा था और एक टाइम पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 55 का देखने को मिल रहा था। IPO से पहले सिंगल डिजिट का वैल्यूएशन, IPO के बाद डबल डिजिट, और डबल डिजिट में भी छोटा मोटा नंबर नहीं 55। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट अभी के टाइम पे वैल्यूएशंस को करेक्ट कर रही है। जो कंपनी का IPO काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है उसका अगला 6 महीना 1 साल जनरली हमें करेक्शंस वाला देखने को मिलता है, अगर वो कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा धांसू नहीं आ रहे हैं तो। भले ये कंपनी के नंबर आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर हम वैल्यूएशंस को एनालिसिस करें उस एनालिसिस के बेसिस पे
ये जो नंबर है लाइक कंपनी के प्रॉफिट 19% से ग्रो किए हैं पिछले एक साल में, ये नंबर वैल्यूएशंस को सूट नहीं कर रहा है। इसी वजह से वैल्यूएशंस लगातार करेक्ट हो रही है। तो गिरावट के रीजंस भी आपको आई होप समझ आ गए होंगे, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिस वजह से आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट वो खबर है क्या भाई? तो खबर हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी है, उसमें जो रशियन क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट होते हुए देखने को मिलते थे काफ़ी टाइम से, उस चीज़ को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी कि बोल सकते हैं कि इंपोर्ट को पूरी तरह से रोक दिया है। अब जामनगर में जो भी रिफाइनरी हमें जामनगर की रिफाइनरी में जो भी क्रूड ऑयल हमें आती हुई देखने को मिल रही है, वो रशियन क्रूड ऑयल नहीं है। उसके अलावा जो बाकी कंट्री क्रूड ऑयल सप्लाई करती है, वहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है। और ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि रशिया जो है वो 5% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल दे रहा था इंडिया को। अब इंडिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक रिलायंस की बात करें, IOCL की बात करें, या फिर ONGC की बात करें, यही तो उसको परचेस कर रहे थे ना। इंडिया मतलब क्या, जो बड़ी रिफाइनरी है वही तो परचेस कर रही थी। अब रिलायंस तो काफ़ी बड़ा नाम है, और इसकी जामनगर रिफाइनरी पूरे एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी है अगर हम बात करें तो फिलहाल दोस्तों, उसने अगर मान लो इंपोर्ट करना रोक दिया है रशिया की क्रूड ऑयल का, तो सिंपल सी बात है कि जो 5% डिस्काउंट उनको मिलता था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आने वाले कल में आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और कंपनी के जो EBITDA है वो गिरते हुए नजर आ सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिल जाए। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पुटअप होता है कि रशिया के साथ अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने कारोबार को रोक दिया है, तो इसके पीछे का की रीजंस क्या है। तो देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने कई सारे पार्टनरशिप्स एंड जॉइंट वेंचर्स का फॉर्मेशन कर रखा है यूएस के साथ, या फिर बोल सकते हैं यूएस की जो कंपनीज हैं उसके साथ। और यूएस से वो अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि O2C बिजनेस कंपनी का पुराना बिजनेस है। कंपनी को अगला 10 साल न्यू इमर्जिंग बिजनेस में उतरना पड़ेगा उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया था, मेटा के साथ एक पार्टनरशिप किया था, और वो पार्टनरशिप की बेसिस पे क्या हुआ था, एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हुआ था। जॉइंट वेंचर के फॉर्मेशन में एक नाम इंट्रोड्यूस किया गया था, रिलायंस इंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड, जिसमें 70% जो इस जॉइंट वेंचर का स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन कर रही थी, और 30% जो है वो मेटा ओन कर रही थी। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। मेटा तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके अलावा गूगल क्लाउड के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप किया था, जिसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, कोस्टल मैकेनिक्स के साथ भी कंपनी ने पार्टनरशिप वगैरह किया था रिलायंस डिफेंस के लिए। और उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के अदर बिजनेसेस के बारे में जो यूएस में देखने को मिलते हैं, तो उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो इसके सब्सिडियरी वर्क करती है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से यूएस में वो अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहती है, और जो रशिया से रिलेशन है उसको थोड़ा सा वो दूरी बनाकर रख रही है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के O2C सेगमेंट के बारे में ही, तो कल के दिन UBS ब्रोकर जो है उनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि यूएस के जो टैरिफ एक्शंस हैं उसको देखते हुए भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो क्रूड ऑयल का जो सोर्सिंग है कंपनी ने डाइवर्सिफाइड जो किया है, उससे कंपनी के जो इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी लिमिट में आ जाते हैं। और उनके हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जो कंपनी ने EBITDA 29,500 करोड़ का रिपोर्ट किया, वो सेकेंड हाफ में बढ़कर 34,000 करोड़ तक जाते हुए नजर आएंगे। ये किसने मेंशन किया है? ये यूबीएस ने मेंशन किया है, कंपनी के O2C सेगमेंट के लिए, O2C सेगमेंट से रिलेटेड ही। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट करके चल सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, लाइक कंपनी के एनालिसिस की बात करें, न्यूज़ की बात करें, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेंड से रिलेटेड, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है ग्रो, जिसको आप बोल सकते हैं बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड। आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का रीज़न था Q2 के अर्निंग्स। ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के अर्निंग्स हमें रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले। अर्निंग्स अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। इस वजह से मॉर्निंग में जो बड़ी तेज़ी आपको इस कंपनी में देखने को मिली थी, वो तेज़ी पूरी तरह से गायब होता हुआ देखने को मिला था। और ये तब हुआ है जब कंपनी ऑलरेडी 52 वीक हाई से अच्छा खासा आपको नीचे देखने को मिल रही है। यानी कि अर्निंग्स उस टाइम आता जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे थी, तो फिर ये अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं वाहियात अर्निंग्स हो जाता। ठीक है, अब अर्निंग्स में दोस्तों है क्या? अर्निंग्स में ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 12% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं है। रेवेन्यू 9.5% से गिरता हुआ नजर आया है इस बार, और इस वजह से ये नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक पी के बारे में, तो वो 53.4 का देखने को मिलता है, जो कि एक टाइम पे 60 के ऊपर था। तो 50-60 की पी पर अगर कंपनी चलेगी और 12% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखाएगी, तो कहीं से भी वो नंबर वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जो मॉर्निंग में तेज़ी थी, वो तेज़ी पूरी तरह से गायब होती हुई दिखी ये अर्निंग्स रिपोर्ट होने के बाद। भले आपको बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिला है, बट अगर आज के हाई से अगर देखोगे तो गिरावट का नंबर 5-6-7% तक तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट करके चल सकते हो। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के कॉन कॉल्स के बारे में, तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना आप। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों भारत रसायन। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों रिकॉर्ड डेट के बारे में, तो फिलहाल हमें 12 दिसंबर का देखने को मिलता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस डेट को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।